एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज फॉर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस तो बहुत इजी होने ही वाले हैं। सारा थ्योरेटिकल से चैप्टर है ये। इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं, तो फटाफट से हम सारे थ्योरी के क्वेश्चंस आपके देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन विच डे। सनी डे पे तो सन होता है, तब तो यूज़ कर सकते हैं। हॉट डे, विंडी डे पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्लाउडी डे, क्योंकि क्लाउडी डे पे सन ही नहीं होगा तो हीटिंग कैसे होगी। ठीक है, तो सोलर वाटर हीटर के लिए सन तो चाहिए ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। कौन सा जो है वो बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है? कोल, गोबर गैस, वुड एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट द सोर्स ऑफ बायोमास। क्यों? क्योंकि वुड है, गोबर गैस है और कोल है, ये तीनों ही क्या है? हमारे बायोमास के ही पार्ट हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Most of the sources of energy we use represent stored solar energy. Which of the following is not ultimately derived from the sun's energy? इन सभी source of energy में से कौन सा एक ऐसा source हमसे पूछा गया है जो कि ultimate product नहीं है किसका, जो किससे derive नहीं किया गया है? sun से derive नहीं किया गया है। तो बायोमास हो, विंड एनर्जी हो, जियोथर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी में से हमारा जो जियोथर्मल आएगा ऑप्शन नंबर ए, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता है सन के ऊपर। क्लियर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा जियोथर्मल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट फॉसिल फ्यूल्स एंड सन एज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दोनों ही सोर्स ऑफ एनर्जी, दोनों सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर क्या मेन डिफरेंस है? तो पहला मेन डिफरेंस तो हम कह सकते हैं कि सन हमारा एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं, यानी कि जो कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है। दूसरा हमारा, अगर फॉसिल फ्यूल को देखें तो वो टाइम के साथ खत्म हो जाएगा, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर हम किस बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जबकि सन से डिराइव्ड जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो पोल्यूशन फ्री होते हैं। तो इसी बेसिस पे हम इनको बताते चले जाएंगे। देखो ये है नॉन रिन्यूएबल एंड सन इज रिन्यूएबल। यहाँ पे ये क्या होता है? पॉल्यूशन क्रिएट करता है काफ़ी ज़्यादा। दिस इज पॉल्यूशन फ्री एंड डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, किसी टाइप का कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ठीक है। अब ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फ्यूचर में एग्जॉस्ट हो सकते हैं, और ये क्या होते हैं? नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये क्या है? रिन्यूएबल, रिप्लेनिश हो सकते हैं। नेक्स्ट है, एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड थ्रू आउट द ईयर। बट यहाँ पे सन क्या रात को होगा? नहीं होगा। तो हम रात को, अगर हमें मान लो खाना बनाना है, सोलर कुकर हमें चाहिए, तो हम नहीं बना सकते खाना, क्योंकि अभी सन ही नहीं है। ठीक है। तो सन की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में काफ़ी बार क्या होता है, दिसंबर नवंबर के अंदर काफ़ी बार 10-12 दिन तक धूप ही नहीं निकलती है, राइट, सन आता ही नहीं है, क्लाउडी डे होता है, तो उस टाइम पे हमें इशू आ सकता है। तो ये कुछ इसके क्या है, इस तरीके से हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट बायोमास। अभी आपसे पूछा है बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बीच में हमें डिफरेंसेस बताने हैं, कंट्रास्ट करना है कंपेयर करते हुए। तो पहला, अगर बायोमास की बात करें और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, दोनों ही रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। क्लियर। बट यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? बायोमास का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल वुड। एंड यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम वाटर को यूज करेंगे, हाई स्पीड रनिंग वाटर को हम यूज करने वाले हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। देखिए यहाँ पे बायोमास प्लांट्स कैन बी इंस्टॉल्ड एट एनी प्लेसेस टू प्रोड्यूस बायोगैस, बायोमास एंड एनर्जी थ्रू बायोमास। क्लियर। यानी कि बायोमास प्लांट्स को हम काफ़ी किसी भी जगह पे वहाँ पे लगा सकते हैं। क्लियर। इंस्टॉल कर सकते हैं। जबकि हाइड्रो पावर प्लांट्स को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रो पावर प्लांट्स को हम वहीं पर लगा सकते हैं जहाँ पर हम डैम बना सकेंगे। जहाँ पर डैम नहीं बन सकता वहाँ पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स कैन बी इंस्टॉल्ड ओनली एट द प्लेस वेयर डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, जहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखिए बायोमास के केस में, टू कलेक्ट वेस्ट मटेरियल इज अ टफ एंड कॉस्टली प्रोसेस। अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करना भी एक थोड़ा सा टफ प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए, वंस द प्लांट स्टार्ट्स टू वर्क इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू कलेक्ट वाटर। जब डैम है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। जब डैम बनाने के बाद हमें कोई इशू भी नहीं होगा वाटर को कलेक्ट करके बार बार उसको टरबाइन के ऊपर डालने में। ठीक है। तो ये कुछ इसके क्या है पॉइंट्स है जो हम जिनके थ्रू इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम विंड, वेव एंड टाइड्स। हमें ना इन तीनों की क्या बतानी है? लिमिटेशंस बतानी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी। लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी देखेंगे यहाँ पे
पॉइंट नंबर 1 देखिए, विंड एनर्जी फार्म्स कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड एवरीवेयर। क्या हम विंड एनर्जी फार्म्स को हर जगह लगा सकते हैं? एक तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पेस चाहिए उसको लगाने के लिए। विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। मतलब ऐसे लोकेशन पे हमें विंड एनर्जी फार्म्स को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जहाँ पे पूरे साल एक पर्टिकुलर स्पीड से विंड चलती है, बहती है, राइट। अब वहाँ पे अगर विंड की स्पीड ही बहुत कम होगी तो वहाँ पर विंड एनर्जी फार्म सेटअप करने का फ़ायदा क्या होगा? क्लियर। देखिए, द विंड रिक्वायर्ड for the generating electricity should be strong and steady to maintain the desired level of generation। ठीक है, स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड उसकी होनी चाहिए। द मिनिमम विंड स्पीड नेसेसरी फॉर सेटिस्फैक्टरी वर्किंग ऑफ विंड जनरेटर इज अबाउट 15 किलोमीटर पर आवर्स। अगर वहाँ पर ऐसी जगह है हमें ढूंढनी होगी जहाँ पर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही विंड बहती है और वो लगभग पूरा साल ऐसा ही वहाँ पर रहता है, तो उस एरिया में हम हमारा विंड एनर्जी फार्म सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी इसकी जो सेटअप करने की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें एरिया तो अच्छे से चूज़ करना होगा क्योंकि हम इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके ऊपर। दिस इज़ नॉट ऑलवेज सो, मतलब ऐसा जो है ना, ये स्पीड पर्टिकुलर मिलना बहुत टफ हो जाता है। ऐसी लोकेशन को ढूंढना जहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमेशा पूरे साल ही चल रही हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विंड एनर्जी फार्म्स रिक्वायर अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड चाहिए होता है, ठीक है, विंड मिल्स को सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट है, द सेटिंग अप ऑफ विंड एनर्जी फार्म इज़ वेरी एक्सपेंसिव। काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। वो अलग बात है कि आफ्टर सेटअप काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, उसके बाद कोई पैसा नहीं है, बट बाद में भी उसके ऊपर कुछ मेंटेनेंस के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि मौसम कैसा भी हो सकता है, बारिश आएगी, उसके बाद फिर जो टरबाइन के पंखे हैं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उसका मेंटेनेंस वगैरह करना, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं कुछ। बट मेजर चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करें लिमिटेशंस को साइड करके, कि विंड एनर्जी के अंदर एक तो पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री है, और ये सबसे अच्छी बेस्ट बात है क्योंकि हमें हमारे इन्वायरमेंट को बचाना होगा ना, पॉल्यूशन से बचाना है, ठीक है। तो वेरी एक्सपेंसिव, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि लिमिटेशंस की हमने यहाँ पे बात डिस्कशन करी है। अभी यहाँ पे देखेंगे हम, नेक्स्ट हम लिमिटेशन पढ़ने वाले हैं, देखो वेव एनर्जी की। किसकी लिमिटेशन पढ़ने वाले हैं? वेव एनर्जी की। वेव एनर्जी की लिमिटेशंस क्या होगी भाई? अब ऐसी हमें लोकेशन चाहिए, एक ऐसा सी चाहिए जहाँ पर जो सी वेव्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आती हों, वेरी स्ट्रॉन्ग सी वेव्स आए, जिसकी वजह से क्या हो, हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में हमें हेल्प हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिमिटेशन ऑफ टाइडल एनर्जी क्या है? देयर आर वेरी फ्यू साइट्स अराउंड द वर्ल्ड विच आर सुटेबल फॉर बिल्डिंग टाइडल डैम्स, ठीक है, बहुत कम लोकेशन है। मेन प्रॉब्लम इन सब के अंदर क्या है? लोकेशन परफेक्टली ढूंढना इज़ वेरी टफ। नेक्स्ट देखिए, द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स इज नॉट इनफ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल। क्लियर? मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग द हाई एंड लो टाइड्स इज नॉट इनफ टू जनरेट। जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए ना लार्ज स्केल के प्रोडक्शन में, उतनी हमें हाई एंड लो टाइड्स मिलते ही नहीं है, हमारी नीड्स ही पूरी नहीं हो पाती, तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। On what basis would you classify energy sources as renewable and non-renewable, exhaustible and inexhaustible? Clear? तो आपसे देखेंगे हम, are the option A and B are same? क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल एंड नॉन इनएग्जॉस्टिबल के अंदर क्या कुछ डिफरेंस है या दोनों चीज़ें सेम है, वो हमें चेक करना है। देखो, रिन्यूएबल सोर्सेज का क्या मतलब है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कॉन्टिन्यूअसली इन नेचर एंड आर इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं नेचर में और इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, जो खत्म नहीं होते, आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम flowing water, wind, tides, ocean waves, wood are example of the energy from such a sources. क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या आएगा? दीज सोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड ओवर टाइम ऑफ ईयर अंडर द स्पेशल कंडीशन, वंस कंज्यूम्ड दे आर नॉट रिप्लेसेबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स कैसे बने थे? जब बहुत सारे जो जानवर थे, ठीक है, बहुत पुराने ज़माने में जब वो दब गए थे पहाड़ों के नीचे आके, तो उसके बाद फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन हुआ था, यानी कि बहुत सालों के डिग्रेडेशन ऑफ लिविंग बींग्स के बाद हमें ये फॉसिल फ्यूल मिला था, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम, और पर्टिकुलर टाइम नहीं मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हमें टाइम चाहिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बट हमारा जो है रिन्यूएबल सोर्स के केस में तो ऐसा नहीं है। रिन्यूएबल सोर्स लाइक विंड तो है ही हमारे पास, सन है ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो ओशियन टाइड्स वगैरह इन सबको यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एग्जॉस्टिबल सोर्सेज आर
नॉन रिन्यूएबल। क्लियर, एग्जॉस्टेबल मतलब जो खत्म हो जाए, जिनको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, वो क्या होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, वाइल इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज आर रिन्यूएबल। जो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सन हो गया। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल क्या है, सेम ही बातें हैं, कोई फर्क नहीं है इनके अंदर, चाहे आप रिन्यूएबल बोल दो, ठीक है, चाहे आप क्या बोल दो, इनएग्जॉस्टेबल बोल दो, ठीक है। जो एग्जॉस्ट नहीं होते वो उन्हीं को क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल, एक ही मतलब है इनका। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे अभी हम, वट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर कुकर। सोलर कुकर को यूज करने की क्या एडवांटेजेस हैं? आर देयर प्लेसेस वेयर सोलर कुकर वुड हैव लिमिटेड यूटिलिटी। बिल्कुल ऐसी लोकेशंस जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में हमें देखने को मिलती है, यानी कि इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता ही नहीं है, ठीक है, तब उस टाइम पे हम क्या सोलर कुकर को यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो वो ऐसी कुछ लोकेशंस है जहाँ पे सोलर कुकर का यूज़ हो ही नहीं सकता है। क्लियर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज तो हम बता ही सकते हैं। सबसे पहला तो क्या होगा, हमारा फ्यूल जो है वो बचेगा, ठीक है, हम सन को यूज़ करके बना रहे हैं। देखिए एडवांटेजेस क्या है, द यूज़ ऑफ सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड सेव्स प्रीशियस फ्यूल्स लाइक कोल, केरोसिन एंड एलपीजी। हमारा फ्यूल का क्या होने वाला है, बचने वाला है। नेक्स्ट देखिए, द यूज ऑफ सोलर कुकर डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ड्यू टू विच इट डज नॉट पोल्यूट एयर, यानी कि पोल्यूशन फ्री है। नेक्स्ट है, व्हेन द फूड इज कुक्ड इन द सोलर कुकर इट्स न्यूट्रिएंट्स डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, दिस इज बिकॉज इन सोलर कुकर फूड इज कुक्ड एट अ कंपेरेटिवली लोअर टेम्परेचर। आपने सुना होगा जब खाना बनाते हैं ना तो उसको धीमी आंच पर बनाना चाहिए, खाना को कभी बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं बनाना चाहिए। उससे क्या होता है, सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको लगता है कि फटाफट बनाना है, टाइम नहीं है, तो क्या करते हो, उसकी हाई फ्लेम करके खाना बनाने लगते हो, तो उससे क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उससे हमें कुछ भी, हमारी बॉडी जो है वो कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसी वजह से जब सोलर कुकर में हम खाना बनाते हैं तो वो वैसे ही लो टेम्परेचर के ऊपर बनता है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब प्रिजर्व्ड रहते हैं फूड के अंदर। क्लियर, तो ये एक बहुत अच्छा हेल्थ यूज़ है। नेक्स्ट देखिए, इन सोलर कुकर अप टू 4 फूड आइटम्स कैन बी कुक्ड एट अ सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पे आपकी 4 से 5 चीज़ें यहाँ पे बन सकती हैं। क्लियर, आपको 3-4 चीज़ें बनानी है, आप इकट्ठा सब कुछ बना के सुबह सुबह बना के उसके अंदर डाल दीजिए और दोपहर तक, लंच तक आपको वो बन के तैयार मिलेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, डिसएडवांटेजेस देखनी है अभी हमने, डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर कुकर। एक तो ये टाइम टेकिंग होगा, है ना, हम इसको सुबह रखेंगे फिर शाम को ये 2-3 बजे तक बन पाएगा खाना इसके अंदर, तो सबसे पहली बात तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। द सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज्ड टू कुक फूड ड्यूरिंग द नाइट, रात को तो नहीं यूज़ कर सकते, सन नहीं है तो कैसे यूज़ करोगे, फिर डिनर बनाना होगा तो क्या करेंगे, राइट, तो रात को यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा है, इफ़ द डार्क स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड्स, बारिश आ रही है भाई, क्लाउड्स हो रखे, मानसून में भी यूज़ नहीं कर सकते फिर तो इसको, ठीक है, कभी भी बारिश आ जाती है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हो गई। नेक्स्ट है, द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर एंड द सोलर कुकर हैज़ टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कीप इट फेसिंग द सन। अब वहाँ पे जो मिरर लगा रहता है, रिफ्लेक्टर मिरर जो है, उसकी हमें जो एंगल है उसको इस तरीके से सेट करना होगा कि रिफ्लेक्ट होके डायरेक्टली जो सन रेज हैं वो किसके ऊपर फोकस और किसके ऊपर गिरे, फूड के ऊपर, जो बॉक्स होता है ग्लास जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा रहता है। क्लियर, तो उसकी उस हिसाब से हमें बार बार एंगल को चेंज करना पड़ेगा जिस हिसाब से सन की डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये एक टास्क है। नेक्स्ट देखिए, द बॉक्स टाइप सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बेकिंग, ठीक है, ठीक है, बेकिंग लाइक फॉर एग्जांपल चपातीज अगर बनानी है, फ्राइंग का कुछ काम है, ठीक है, हम केक बेक तो नहीं कर सकते, ना तो केक बेक कर सकते हैं और ना ही हम चपाती बना सकते हैं, यानी कि रोटी भी नहीं बनेगी उसके अंदर। तो द प्लेसेस दैट रिसीव रेन मोस्ट ऑफ द ईयर और वेयर द स्काई रिमेन क्लाउडी, वहाँ पर तो यूज़ नहीं कर सकते हम सोलर कुकर को। ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हो गई हैं, डिसएडवांटेजेस हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ एनर्जी, व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, राइट, और एनर्जी कंजप्शन को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं वो सब हमें देखना है। पहला कॉन्सिक्वेंस देखेंगे यहाँ पे, द कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज प्रोड्यूसिंग एसिड रेन एंड डैमेजिंग प्लांट्स, क्रॉप्स, सोइल एंड एक्वेटिक लाइफ, यानी कि फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, उसके कंबशन से क्या प्रोड्यूस हो रही है, पॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्या बन रही है, एसिड रेन। क्लियर, एसिड रेन को तो सब जानते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ा है हमने, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इट हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड द रेनफॉल, ये रेनफॉल के पैटर्न को भी अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग फायरवुड इज कॉजिंग सॉइल इरोजन एंड डिस्ट्रॉइंग द वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है और सॉइल इरोजन भी जिसकी वजह से हो रहा है, राइट। नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स इज डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। और जिस तरीके से हम डैम्स बना रहे हैं या फिर हाइड्रो पावर प्लांट जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ पे जो वहाँ की जो लाइफ होती है, जो लोग भी होते हैं, उनको भी वहाँ से हटाना पड़ता है, जिसकी वजह से एक डिफरेंट टाइप का डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, क्लियर। और उसके साथ ही साथ जो वहाँ पे आसपास रहने वाले बर्ड्स होते हैं, प्लांट्स वहाँ पे होते हैं, जो उनको कट करना पड़ता है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ यानी कि इकोलॉजिकल हमारा जो बैलेंस है वो एक बन नहीं पाता, वो बिगड़ सा जाता है। नेक्स्ट है देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर इंक्रीजिंग रेडियो एक्टिविटी इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स है इसके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो, इसी में ही हमको क्या क्या देखना था, देखो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। हमने एनर्जी का कंजप्शन हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के सोर्सेज ऑफ एनर्जी की भी ज़रूरत है, जिनकी वजह से ये सब नुकसान हमें हो रहे हैं। अब सोर्स ऑफ जितना रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो पहला है स्विच ऑफ लाइट, फैन, टीवी। जब हमें नहीं चाहिए तो हम सब कुछ बंद कर दें, ठीक है। एंड अदर सच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन नॉट नीडेड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है, यूज एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। हमें ऐसे अप्लायंसेज का यूज़ करना होगा, ठीक है। हमें ऐसे अप्लायंसेज हमेशा खरीदने चाहिए जो कि एनर्जी एफिशिएंट हों, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एक बल्ब की, जो पुराने ज़माने में आते थे, एक CFL यूज़ करें, तो जो CFLs होती हैं, जो फ्लोरोसेंट लैंप्स होते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी का कंजप्शन करते हैं, तो हमें ये लेनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी कम आएगा, ठीक है, इन प्लेस ऑफ conventional filament like electric bulb. Next है, good quality stove should be used to burn fuel like kerosene and LPG so as to obtain maximum heat को obtain करने के लिए। Next है देखो, pressure cooker should be used, pressure cooker को हमको यूज़ करना चाहिए for cooking food to save fuel, यानी कि क्योंकि इस अब प्रेशर कुकर से क्या हो जाएगा, प्रेशर कुकर से होगा क्या, प्रेशर कुकर से खाना जल्दी बन जाता है, जिसकी वजह से हमें उसे कम देर तक गैस के ऊपर रखना पड़ेगा। LPG के यूज़ क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमारी फ्यूल को बचा सकते हैं, कम यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट इज, सोलर कुकर शुड बी यूज टू कुक फूड वेयर एवर पॉसिबल एंड सोलर वाटर हीटर्स आर यूज्ड। हमें सोलर कुकर यानी कि सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, सोलर कुकर का यूज़ करना चाहिए, सोलर वाटर हीटर का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, द यूज़ ऑफ बायोगैस एंड फ्यूल शुड बी एनकरेज इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ के अंदर हमें बायोगैस प्लांट्स को लगाना चाहिए, उसका प्लांट सेटअप करके हमें बायोगैस फ्यूल को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, बाइसिकल शुड बी यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस टू सेव फ्यूल लाइक पेट्रोल, राइट। अब पास वाली दुकान पे जाके दूध का पैकेट लेके आने को बोल रही है मम्मी, क्या करोगे, स्कूटी निकालोगे, ठीक है, नहीं, कैसे, या तो पैदल जाओ, ठीक है, फ्यूल बचाओ, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और दूसरा क्या कर सकते हो, साइकिल पे जाओ, ठीक है। तो फ्यूल हमें बचाना है, ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखने क्योंकि ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।